Good morning, students. Welcome again. So, today's class is for 8th standard student. Chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe. So, today we are going to discuss the next topic, that is disease causing microbes in plant and food preservation. And आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स. आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठना है. क्या करना है, अपनी बुक और पेंसिल को ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जहाँ पे भी मैम आपकी बताएंगी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. सो आप लोग अपनी बुक और पेंसिल को निकाल लीजिए. जहाँ पे भी मैम बोलेंगी ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है, टिक मार्क कर लेना है. सेकेंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो. स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इस चैप्टर के हमने बहुत सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और आज इस चैप्टर को एंड करना है इस वीडियो में. तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो हम एक छोटा सा रिवीजन देख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैम ये सब आपको बता चुकी हैं. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ये इंपॉर्टेंट था, मैम ने आपको यहाँ पे टिक मार्क कराया था. प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट, ये भी मैम ने आपको पढ़ा दिया है. नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, तो ये आपको पता है कि हॉट डेजर्ट, पोलर आइज, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था, वायरस का स्ट्रक्चर देखा था, फंजाई और एल्गी का देखा था. और इसमें मैम ने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी टिक मार्क कराए थे, अंडरलाइन कराए थे. एल्गी में क्लोरोफिल कंटेन करता है एल्गी, ये अंडरलाइन हुआ था. ठीक है, तो आप लोग पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, जहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि मैम ने आपको क्या क्या अंडरलाइन कराया था, टिक मार्क कराया था. हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे. उसके बाद हमने देखा था मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं किसमें, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई यूज़ होते हैं कैसी मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियो को देख लेना है. वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी में अंदर वर्क करती है, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है 8th क्लास की, जो कि चैनल पे एडेड है. आप लोग वहाँ पे जाएंगे चैनल पे और अपने सेकेंड चैप्टर की वीडियो को देख लेंगे. ठीक है, वहाँ पे मैम ने आपको बता दिया वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है. क्योंकि आप सबको पता है कि इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा है, उसकी वैक्सीन आई हुई है. तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे इसे पुराने वीडियो में. हम आगे जाएंगे. उसके बाद हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में. आप लोग एंटीबायोटिक्स वाला ज़रूर देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है वो. और जितने भी आपके बुक में इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या कहीं भी आप लोग का जो ड्रीम्स है वहाँ पे आपको काम आएंगे. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोग वहाँ के पॉइंट भी देखते रहेंगे और आपकी मैम आपको कंटिन्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ा रही हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट से लेके सारी चीज़ें मैम आपको बता रही हैं वीडियो के थ्रू. आप लोग देख लीजिए, एक वीडियो को दो बार देखिए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए. हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे. हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट. तो हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल के बारे में कल की वीडियो में पढ़ लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट. तो जो हमारे प्लांट होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी सारे डिजीज़ेस हो जाते हैं. जो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे लोग कॉज करते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं उसको हम देखते हैं. तो हम लोग सब राइस खाते हैं, तो राइस में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ब्लाइट ऑफ राइस. ठीक है, इसमें कैसे प्लांट अफेक्ट होता है, पेल ग्रीन लेजेंस ऑन पेडी लीव्स. जो राइस की लीव्स होती है उसमें पेल ग्रीन लेजेंस आ जाते हैं. ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कौन कॉज करता है राइस के पेड़ में डिजीज़ को, बैक्टीरिया. नाउ सेकेंड इज सीट्रस कैंकर. सेकेंड क्या है, सीट्रस कैंकर. सीट्रस कैंकर कहाँ पे होता है ये देख लेते हैं. लीजन्स ऑन फ्रूट एंड लीव्स ऑफ सीट्रस ट्री. मतलब नींबू के पेड़ में क्या होता है, छोटे छोटे से लीजन्स डेवलप हो जाते हैं उनकी लीव्स में. ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण प्रेजेंट होता है. फिर उसके बाद दिया है
थर्ड है हमारा टोबैको मोज़ैक डिजीज़। टोबैको मोज़ैक डिजीज़ किस में होती है? लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये भी कहाँ पे होती है? प्लांट के लीव्स में हो जाती है। मान लीजिए कि आपका प्लांट है या आपके लीव्स हैं, अगर लीव्स ख़राब होगी फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है? TMV वायरस के थ्रू होता है। फिर फोर्थ नंबर पे लीफ कर्ल एंड रोल। तो ये कहाँ होते हैं? लीफ ऑफ कॉटन, कॉटन के पेड़ में या बीन के पेड़ में या टोमेटो के पेड़ में। ठीक है, ये तीन चीज़ें कहाँ होती है? तीन तरह के प्लांट में होती है, टोमेटो में, बीन में। ये किसके कारण होती है? ड्यू टू द वायरस। नाउ नेक्स्ट, रस्ट एंड स्मट ग्रेन लाइक वीट। ये इसमें होता है, ये बीमारी वीट में हो जाती है। गेहूं के पेड़ों में किसके थ्रू होती है? फंगस के थ्रू होती है। नाउ सिक्स्थ, पोटैटो ब्लाइट। तो पोटैटो ट्यूबर ये किस में होता है? पोटैटो आलू के पेड़ में होता है। किसके थ्रू होता है? फंगस के थ्रू हो जाता है। फिर माइल्ड्यू, ठीक है, किस में होता है? गूसबेरीज में। क्यों होता है? फंगस ग्रो कर जाने के कारण होता है। उसके बाद येलो वेन मोज़ैक किस में होता है? भिंडी में हो जाता है। ठीक है, भिंडी में हो जाता है। किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू हो जाता है। तो आपने देखा कि बैक्टीरिया, वायरस ये एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में तो बीमार करते ही हैं, साथ में ये प्लांट्स को भी बीमार करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स कितने ख़तरनाक है। जब हमारे किसान फार्मर्स खेती करते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि पेड़ को भी दवा देनी होती है, और अगर टाइम से नहीं देंगे तो पूरे पेड़, पूरी खेती इससे ख़राब हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारा नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है? आपने कोई खाना ऐसा खा लिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ठीक है, वो खाना अगर गंदा था, उसमें मक्खी बैठी थी, उसने गंदगी फैला दी उस खाने में, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कंजप्शन ऑफ फूड इन्फेक्टेड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई आपके फूड में अगर गलती से पहुंच गए हैं मक्खी के थ्रू, ठीक है, ऐसे पहुंच गए हैं, तो उसके कारण आपको क्या होगा? अगर आपको खाना खाने के बाद इलनेस हुई, वॉमिटिंग हुई, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। इसलिए कहते हैं हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखा कि आजकल के टाइम पे क्या हमारे मार्केट में पॉपुलर हो रहा है? डिब्बा बंद एंड कैन फूड, टीन फूड। तो आप सबको पता है कि रसगुल्ले जो हैं आजकल पैक्ड वे में मार्केट में मिलने लगे हैं कंपनीज़ के। ठीक है, जूसेस हैं, बहुत सारे जूस हैं, एप्पल जूस, पोमग्रेनेट जूस, वो सारे क्या पैक्ड वे में बॉक्सेस में आते हैं। इससे कैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है? जैसे डिब्बा बंद, और क्या कहते हैं इसे? कैन फूड या टीन फूड ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग बिकॉज द बैक्टीरिया स्पॉइल द फूड आइटम्स केप्ट इन इट। अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए इसमें फूड आइटम्स रहेगा, जैसे कि आप लोग चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अगर उसे बहुत दिन तक उसमें छोड़ देंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या करना है आपको? किसी भी खाने को खाने से पहले, चिप्स को खाने से पहले, टोमेटो सॉस के पैकेट में हमेशा आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है। जब आप एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका खाना जो है वो सेफ़ है और आप उसे ख़रीद सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, अ ब्रेड स्लाइस लेफ्ट फॉर 2-3 days अंडर मॉइस्ट कंडीशन गेट कवर विद द वाइट कॉटनी फ्लफी मास, इट इज़ अ फंगस म्यूकर। तो आप सबको पता है कि ब्रेड भी आप लोग जब लीजिए मार्केट से, उसको खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिए, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ब्रेड में भी, ब्रेड की स्लाइसेस में भी एक फंगस ग्रो कर जाता है। अगर गलती से वो आपकी बॉडी में चला जाए तो वो आपको बीमार कर देगा। तो आप सब बड़े बच्चे हैं, ये सब पॉइंट्स तो आपको पता है कि एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। कुक फूड इन हॉट वेदर स्मेल बैड इफ़ केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। तो आप सबको पता है कि अगर पके हुए खाने को, गर्मी आ गई, जून जुलाई है, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जून जुलाई में हाई टेम्परेचर हो जाता है, और अगर इतनी गर्मी में आप लोग खाना बाहर रख देंगे, सब्ज़ी बना के बाहर रख देंगे, या आप अपना मिल्क बॉईल करना भूल जाएंगे तो वो थोड़ी देर में ख़राब हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें कहाँ? फ्रिज में रखी जाती है, रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। ओके, तो यहाँ पे यही पे दिया हुआ है, वो खाना ख़राब हो जाता है, उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है,
ठीक है, एयर उसमें चली जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, फूड स्पॉइलिंग, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, ख़राब होने से बचाने के लिए किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को बचा के रखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, अपने खाने को फ्रिज में रख देते हैं, है ना, रखते हैं ना, और खाने को क्या टाइम टाइम पे बॉईल करते रहते हैं। मिल्क को क्या करते हैं आप, टाइम टाइम पे सुबह शाम उसे खौला लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फूड प्रोसेस प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लेते हैं हम। फूड प्रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, इट कैन बी डन आइदर बाय किलिंग द माइक्रोब्स और इनहिबिटिंग द ग्रोथ टू मेक देम इनएक्टिव। तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। दूध आता है आपके घर में, आप लोग उसे गैस में चढ़ा के तुरंत उसको बॉईल कर देते हैं, खौला देते हैं। उससे क्या होता है, माइक्रोब्स जो उसमें होते हैं वो तुरंत किल हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं आप लोग, केमिकल यूजेस, फिजिकल मेथड। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से अपने खाने को बचा लेते हैं। ठीक है, केमिकल का यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल मेथड, लाइक आपका अगर वेजिटेबल मार्केट से आया, आपने उसे फटाफट वॉश करके उसे फ्रिज में लगा दिया, फ्रूट को वॉश करके फ्रिज में रख दिया। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रोसेस आपको करने होते हैं, किसके लिए, अपने खाने को सेफ रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट पेज, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, आपकी टेबल दी हुई है, क्या है टेबल में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट का यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, लो टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है। तो लो टेम्परेचर में जब आप अपना फ्रूट है को बनी हुई सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या होती है, बच जाती है ख़राब होने से जल्दी। ठीक है, और फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आपने मार्केट से मिल्क खरीदा, मिल्क खरीदने के बाद घर लेके आए, उसके बाद भगोने में डाल के उसको गैस में चढ़ा दिया, तो आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया, उससे क्या हुआ, उसमें जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया थे, वो क्या है, डाई हो गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन माइक्रोब्स। तो प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7, ये आप अपने आप पढ़ेंगे, इजी है। ठीक है, ये आप देख लेंगे इसको पढ़ के कि कैसे मैंगो में इसमें चेक किया गया है। बहुत ही इजी है, आपको मार्केट से 1 किलो मैंगो खरीद लेना है, कुछ आम को आपको क्या करना है, फ्रिज में रख देना है, और कुछ आम को आपको लेकर के रूम टेम्परेचर में, मतलब अपने फ्रिज के बाहर रख देंगे जब आप, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे जो आम आपने फ्रिज में रखे हैं वो फ्रेश रहेंगे जब दूसरे दिन देखेंगे, और जो आप आम आपने बाहर रख दिए हैं, ऐसे ही गरम जगह पर रख दिए, वो क्या, ख़राब हो जाएंगे, उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेथड आता है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन मतलब कि वॉशिंग। ठीक है, तो आप सबको पता है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, आप जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद अपना बर्तन वॉश कर लेते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो लैब में भी अपनी सारी चीज़ें वॉश करके रखते हैं, उससे क्या होता है, उससे चीज़ें वॉश हो जाएंगी और क्लीन हो जाएंगी। फिर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट आ जाता है। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट से भी हम अपने खाने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ज़्यादा हीट दे देंगे तो उससे हमारा खाना प्रोटेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट मिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस मेथड। तो आप सबको पता है कि आप लोग मार्केट में देखते हैं कि आजकल पैकेट्स में मिल्क आने लग गए हैं, लोग उसे अमूल का मिल्क पीते हैं। ठीक है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे पैकेट में डाला जाता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दे करके। नाउ नेक्स्ट, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका मिल्क का पैकेट दिखाया हुआ है, फ्रेश मिल्क ग्रीनफील्ड। ठीक है, इसको कैसे पैक किया जाता है, हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस में इसको 15 सेकेंड के लिए हीट करके उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है,
पहले आपके मिल्क को क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसको सडनली एक फ्रिज में रख देते हैं, चिल्ड एंड स्टोर, फिर इसको स्टोर करते हैं। इसके कारण क्या होता है, द टेम्परेचर इज सुइटेबल टू डिस्ट्रॉय एक्टिव पैथोजन इन मिल्क। ठीक है, ये टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, जो पैथोजन या ऑर्गेनिज्म आपके मिल्क में प्रेजेंट है उसको जल्दी से डाई कर देता है और हार्मफुल माइक्रोब्स को हटा देता है। तो जो मार्केट में आपके मिल्क रहता है वो इसी प्रोसेस से बिकता है। तो यहाँ पे दिया है ओमिक हीटिंग के बारे में दिया है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, तो इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हाई हीटिंग, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। फिर कैनिंग मेथड दिया है। तो कैनिंग मेथड में क्या होता है, आप सबको पता है, हमारे जूसेस कैन में आते हैं, ठीक है, और आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो वो भी कैन में मिलता है। तो वो कैन में क्यों होता है, एयर टाइट कंटेनर में क्यों होता है, जिसके अंदर हवा ना जा सके। डिब्बे में कुछ खाने पैक होके आते हैं ना, चिप्स आप देखेंगे कुछ चिप्स किस में आते हैं, बॉक्सेस में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइसक्रीम भी बॉक्स में पैक्ड होती है, ऐसा क्यों होता है, जिससे वो कंटामिनेट होने से बच जाए, ख़राब होने से बच जाए। तो ये सारे प्रोसेस हो गए किसके, आपके अपने खाने को बचाने, अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखने में, बचा कर रखने में। उसके बाद आता है मॉइस्चर कंट्रोल। तो आप मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मॉइस्चर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका खाना पैक्ड सही से नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इफ़ मॉइस्चर इज़ रिमूव फ्रॉम द फूड, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप, इट इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। तो आप लोग ने अपनी घर में देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा, मदर्स को देखा होगा, ठीक है, दादी को देखा होगा, क्या करती हैं, मेथी लीव्स है, मिंट लीव्स है, क्या करती हैं, धूप में सुखा करके उसका पाउडर बना के फिर उसको क्या करती है, एक डिब्बे में भर के रख देती हैं। तो वो 5-6 महीने या 1 साल के लिए चल जाता है। अगर उसको वैसे सुखा के नहीं रखेंगे तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल करके उसे सेव कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, इससे हमारा जो पाउडर है वो हेल्दी रहता है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि मिंट लीफ को वो कैसे, सबसे अच्छा एग्जांपल है मिंट लीफ मॉइस्चर कंट्रोल का। मिंट लीफ को मार्केट से लाके धूप में सुखा करके उसका पाउडर बना के रख दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल यूजेस। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं जब आपकी मम्मी, दादी, नानी घर में अचार बनाती है तो क्या करती है, उसमें ढेर सारा तेल डाल देती हैं और ढेर सारा नमक डाल देती हैं। वो क्यों किया जाता है, जिससे जो हमारा अचार बना हुआ है वो जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। आप मार्केट से लाके जैम खाते हैं ना, जैम जेलीज खाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर ऐड कर दी जाती है, ठीक है। हाई अमाउंट में शुगर ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और उसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो पाती है, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। पिकल्स मतलब अचार। तो आपके अचार को किससे, ज़्यादा तेल डाल के, जब आपकी मम्मी नानी अचार बनाती है तो उसमें ढेर सारा तेल डाल देती है, ऑयल डाल देती है, सॉल्ट ऐड कर देती हैं, तो वो भी क्या है, केमिकल ही है जो आपके खाने को बचा करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, फिज़िकल मेथड। तो फिज़िकल मेथड क्या है, आपने जो खाना मार्केट में देखा होगा, नमकीन है, वो सब पैकेट में पैक होके आती है ना, तो वो एक फिज़िकल मेथड है, चिप्स को, नमकीन को पैकेट में पैक कर देना, जिससे उसके अंदर जो CO2 है वो जा ना सके, ठीक है, और वो खाना हमारा सेफ रह सके। तो यहाँ पे क्या दिया फिजिकल मेथड में, वी यूज़ एक्सेस N2 गैस एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट, इट अल्टीमेटली स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब खाना पैक होकर, नमकीन, हमारा नमकीन का पैकेट पैक होगा, ये भी पैक है, ठीक है, यहाँ पे पैक्ड फूड दिखाए गए हैं, तो उसके अंदर N2 गैस एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारा जो पैकेट में फूड पैक्ड है वो क्या है, सेफ होता है खाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम पैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया।
तो खाने में क्या किया जाता है, जब पन्नी में किसी खाने को रखते हैं उसकी अगर आप जो एयर है उसको हटा के उसको टाइटली पैक कर देंगे तो वो खाना बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है। फूड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन क्या होता है? तो फूड इरेडिएशन के मेथड से क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं हमारे, उनके पास जो खाना जाता है या पेशेंट्स के पास खाना जाता है उसकी पूरी एयर टाइट करके, ठीक है। तो फूड इरेडिएशन में ऐसे प्रोसेस से एस्ट्रोनॉट लोग खाना खाते हैं। आगे जाते हैं हम, हमारा नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप सबको पता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया है। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट में प्रेजेंट होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो पानी के थ्रू नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, पानी के थ्रू रूट से नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं और फिर प्लांट जो होते हैं हमारे हेल्दी हो जाते हैं। तो ये कौन करता है, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया करता है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, रूट में रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे प्लांट को, खेतों में जो हम पेड़ लगाते हैं उसकी ग्रो करने में, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे प्लांट को देता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दिस N2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। तो ये जो नाइट्रोजन है जो प्लांट रूट के थ्रू लेता है, ठीक है, पानी में घुल जाता है नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण, और फिर प्लांट उसे ऑब्जर्व कर लेता है रूट से। ये प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल दिए हुए है। ठीक है, इसी बैक्टीरिया राइजोबियम की नाइट्रोजन साइकिल है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या किया, प्रोसेस क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ N2 इंटू गैशियस N2। इसने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे N2 फिक्सेशन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आ जाएगा सॉइल में। जैसे ही यहाँ के बैक्टीरिया ने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। वाटर सॉल्युबल किस में होगा, फिर वो सॉइल के अंदर हो जाएगा, मिट्टी में होगा। ठीक है, फिर वो रूट में पहुँच जाएगा। रूट से कहाँ पहुँच जाएगा, रूट से वो प्लांट में पहुँच जाएगा। ठीक है, सॉइल में पहुँचेगा पहले, फिर रूट में पहुँचेगा, रूट से प्लांट में चला जाएगा, फिर अपटेक बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट ने उसको ले लिया तो प्लांट को क्या, प्रोटीन मिल जाएगा। और फिर उस प्लांट को अगर गोट ने, बकरी ने, गाय ने, क्या करती हैं ये लोग, घासें ही तो खाती है ना। बकरी क्या खाती है, प्लांट को खाती है, लीव्स को खाती है, तो उसके एनिमल की बॉडी में पहुंच जाता है और उनके प्रोटीन प्रोवाइड करता है इससे। ठीक है, और वो हेल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें माइक्रोब्स, वैक्सीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। राउंड अप के जो पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रीड आउट करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैम ने आपको बता दिया है, कहाँ कहाँ रहते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बात हो चुकी है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू 5 मेजर ग्रुप, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन से, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर ईस्ट, ईस्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या क्या बनाया जाता है इससे, ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट 5th पॉइंट, सम बैक्टीरिया, आप सबको पता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं। ठीक है, तो यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में मैम ने आपने वीडियो में बढ़ा दिया है, जो हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, दवा बनाने में यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स मेकिंग में यूज़ होता है, फूड मेकिंग में यूज़ होता है, वो यूज़फुल बैक्टीरिया है। और जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर देते हैं, बीमार कर देते हैं हमें, प्लांट को या एनिमल को, तो वो क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद हमने बात की
ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहे थे, जिससे हमारे प्लांट को क्या मिल जा रहा था, नाइट्रोजन मिल जा रहा था, और प्लांट क्या हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कारण प्लांट हेल्दी हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन, हमने बहुत सारी टेबल भी डिस्कस की क्लास में। ठीक है, वीडियो के थ्रू आपके मैम ने बहुत सारी टेबल डिस्कस की कि आपको ह्यूमंस को, एनिमल्स को इस बैक्टीरिया वायरस के कारण ये डिजीजेज हो जाते हैं। और सेम टाइम पे अगर प्लांट की बात की जाए तो हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया वायरस के कारण कौन से प्लांट में, पोटैटो में, राइस में कौन सी डिजीज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को 2 बार देख लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू।